प्रोग्राम के आगाज़ में आपको इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जल्दी तरमीम आएगी 27वीं और हम पार्लियामेंट के जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने वैसे मैंने क्लैरिफाई कर दिया, आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही आएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन एरियाज पे बात हुई है। जो भी उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, ही हैज नॉट इंक्लूडेड एनी एरिया विच हैज नॉट बीन टॉक्ड और डिस्कस विद देम। बेहतर होगा कि हम उसको पहले इस हाउस में ले आए। तो मैं अश्योर करता हूँ जी जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो मैं गुजारिश करूंगा, एक ये कि पहले इस हाउस में ले आए, दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफर करें ताकि वो फुल पार्टिसिपेशन हो जाए। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। खोखर साहब, जो 26 आईनी तरमीम के वक्त एक लतीफ़ा था कि लॉ मिनिस्टर से पूछा गया कि ड्राफ्ट किधर है, तो उन्होंने कहा भी मैंने देखा नहीं। तो आई होप कि अभी तारड़ साहब जो है दोबारा ये बात ना कह दें कि मैंने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट आ जाए फिर बात करूँगा। देखिए, जो मलिक साहब हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है या जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में, उनके पास कितनी स्पेस है, उनके पास कितनी लिबर्टी है आज़ादाना फैसले करने की, ये पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं हुकूमत में इन इलेक्शंस में, जो उन्हें फॉर्म 47 पकड़ाए गए हैं, उन्होंने इसके नतीजे में उनके पास कोई स्पेस नहीं बची। उनको जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस मनोअन फॉलो करनी है। ड्यू प्रोसेस का इसहाक डार साहब का आपने क्लिप सुनाया, कौन सा ड्यू प्रोसेस के जहां पर पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल तो है ही है। आज जिस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे उसके अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है। लिख के अपोजिशन मेंबरान ने स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को दे रखा है कि जनाब ये अक्सरियत है हमारे पास, अल्लामा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में अपोजिशन लीडर और नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकजई साहब, लेकिन नहीं है। और इस माहौल में कि जहां पे अपोजिशन लीडर्स का ओहदा खाली है, वहां पर हुकूमत कहती है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत कहती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। तो हम बुनियादी तौर पर जो चीज इस मुल्क में नहीं अप्रिशिएट करते वो किसी भी चीज की इखलाकी हैसियत है। कवानीन की, पार्लियामान की जब तक इखलाकी हैसियत नहीं होगी लोग नहीं तस्लीम करेंगे, लोग नहीं मानेंगे। आप वक्ती तौर पर तो उनको नाफिज कर सकते हैं, वक्ती तौर पर लोगों के गले के से नीचे उनको गुजार सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन इवेंचुअली ये चीजें अंडू होनी है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप देख लें, उस वक्त हमें यह बताया गया, पाकिस्तान के सामने यह मुकदमा बनाया गया कि जी इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आज एग्जीक्यूटिव को मुकम्मल दस्तरस हासिल हो गई है अदलिया के ऊपर, उनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और ये जो बिलावल साहब ने जो ट्वीट की, इसके अंदर 7 चीजों का उन्होंने जिक्र किया जी। प्रॉब्लम में है उमर चीमा और शिबली फराज अच्छे चेहरे हैं तो जेल में क्यों है? देखिए, वो तो अब उनको अपना केस फाइट करना है। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कई दफ़ा आप अगर मुझसे पूछें 15-16 साल की जो लाइफ उनके सामने गुजारी है, मैं तो शिबली फराज को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ और उमर चीमा को भी मैं बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आदमी समझता हूँ। इसमें मेरी दो राय नहीं है इसके अंदर। सर फिर उनको छोड़ देना चाहिए ना? देखिए सर, मेरा ख्याल है जब ट्रायल होगा तो उनको छूट जाना चाहिए। तो फिर ट्रायल होगा तो तब 2 साल से तो बेचारे अंदर सड़ रहे हैं, ट्रायल करवा दें। उनका क्या है 14 साल जदाई साहब ही रह रहे, ट्रायल हो गए हैं, सजाएं हो गई हैं 10 साल, और सजाएं जिस एविडेंस की बुनियाद पे हुई है, सॉरी पुलिस वाली, कि वो एक पुलिस वाला छुपा हुआ था मेज के नीचे और उसने सारी साजिश सुनी और उसकी बुनियाद पे सजाएं हो गई। सर वो तो ये अगर एविडेंस होगी, देखिए प्रोसिक्यूशन जो थी उसके ऊपर एतराज, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन हुई है 9 मई को बहाना बनाकर इतने लोगों के साथ प्रोसिक्यूशन हुई है कि जिसके बाद फिर उसकी जस्टिफिकेशन रह नहीं जाती। अभी भी मेरे भाई ने जो बात की कि जी फेंटे के लिए तैयार रहें, ये पाकिस्तान के अंदर ये जो अब एक कल्चर बन गया है कि जिसके अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि मेरे हाथ में डंडा हो और मैं अपने मुखालिफ का बस फेंटे पे फेंटा लगाऊं। ये दायरों का वो सफर है। 90 की दिहाई के अंदर हमने ये फेंटे वाली सियासत देखी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे। हमने सियासत को वापस अपनी जगह पर लेकर आना है और उसके लिए ये एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिसमें हम फेंटे वाली गुफ्तगू से बचे। सर नहीं, जिसके अंदर नहीं बच सकते। अगर नहीं बच सकते और फिर सारा निज़ाम फ्रैंकली आज ये जितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 27 की जो बातें हो रही हैं उसके 2 हिस्से हैं मलिक साहब। सर पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये 3 जमातें बराबर की 33%
तीनों का हिस्सा दे दें तो 99% इनके हिस्से में आएगा। तीनों बराबर की इस फेंटे वाली सियासत की जिम्मेदार है। तो ये अपना रवैया बदलना पड़ेगा ना। एक बेनिफिशियरी और दो जमातों ने तो इसकी कीमत जब अदा की तो उसके बाद वो 2006 में बैठे और उन्होंने आपस में एक मिसाक़े जमहूरियत सुधरे नहीं, ये बात ठीक है। वो दोनों जमातें, नून, वोट को इज्जत दो, मिसाक़े जमहूरियत, पीपल्स पार्टी, सारे पीछे हट गए। अगर आज हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हम सियासी मुखालिफ आपस में जरूर रहेंगे लेकिन सियासी दुश्मन नहीं बनेंगे। यही फॉर्मूला है, इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आज मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल है। इस टर्मोइल की वजह से आपके लोग, जवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी दगरगू हालत में है, आपके पास बेरोजगारी की इंतहा है। ये पॉलिटिकल टर्मोइल जब तक नहीं खत्म करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके मुल्क में। फॉरेन कंपनीज आपको, बड़ी बड़ी कंपनीज आपको छोड़ के जा रही हैं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसके अंदर पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अपने मुल्क में क्यों नहीं? सर वो तो एक फंडामेंटल अब ये रियलिटी है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ए वायबल बिजनेस, क्योंकि आपकी एनर्जी की कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है, टैक्स रेट्स इतना ऊपर चले गए। ये सारा इसी वजह से है ना मलिक साहब कि हम पाए का साइज नहीं बड़ा कर सक रहे। अभी अगर हम एनएफसी की बात करते हैं जो कि 27वीं तरमीम का हिस्सा है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज वफाक ने अगर अपना मुकदमा सूबों के सामने रखना है तो वफाक पहले ये बताए अपनी शाखर्चियां कम की हैं। सदर हाउस का खर्चा बढ़ जाए, वजीर आजम का हाउस का बजट बढ़ जाए, स्पीकर की तनख्वाह बढ़ जाए, चेयरमैन सेनेट की बढ़ जाए, वुजरा की तनख्वाहें बढ़ जाएं, पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ जाएं, आप 1000 अरब रुपए से ऊपर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस में जाया कर दें और फिर कहें ओ नहीं हमारे तो खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो सूबों का हिस्सा भी ले लो उनसे, ये बात कोई नहीं मानेगा। आपको पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा कि आप फिस्कल डिसिप्लिन लाने के लिए सीरियस हैं। आप बैंकों से कर्जा लेना छोड़ें, सर वो आप खत्म कर नहीं रहे। कोई बड़ी रिफॉर्म इनिशिएटिव ले ही नहीं सकी, रिफॉर्म है ही नहीं और वो कर भी नहीं सकेंगे। और फिर जो बाकी मानदा जो निजाम है उसके अंदर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। अब ये जो 3 बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फिर उसके साथ जो जुड़ी बात है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस हाई कोर्ट के, और फिर उसके साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी जो है ये अंग्रेज के दौर का कानून था। और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी में होगा क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को इख्तियार मिल जाएगा? इख्तियार मिल जाएगा कि किसी भी शख्स को अंदर कर दें। बिल्कुल। अंग्रेज के दौर के अंदर यह कानून था कि क्योंकि उन्होंने एक रियाया के ऊपर हुकूमत करनी थी, तो रियाया को किसी भी वक्त कोई शख्स भी अगर कोई बात ऐसी करता है जो ताजे बरतानिया के लिए मुवाफिक नहीं है तो उसको अंदर कर दें। तो हम रियाया तो नहीं है। और आपका आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है कि किसी इदारे के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो मतलब अनान बन जाए। सेपरेशन ऑफ पावर्स को आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 175(3) है। ये भी सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे हारून साहब, उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी के हवाले से यही बात की। फिर आप जब ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स करेंगे जजेस की, उनको डीसी एसी की तरह उठा के किसी को कोयटा फेंकेंगे, किसी को आप पेशावर फेंकेंगे, तो उसको तो हर वक्त यही धड़का लगा रहेगा कि ये मेरे साथ होगा क्या, तो मैंने तो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं देना। सर ये और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डगड़ा लगाने के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं मलिक साहब। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 70 साल उम्र रख रहे हैं, टेम्पटेशन क्रिएट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जजेस के लिए कि आप रिटायरमेंट के बाद 5 साल आपके लिए मजीद तैयार हैं जनाब हमारे खिलाफ, लेकिन फैसला नहीं देना। चंद रोज़ पहले खोखर साहब जब प्राइम मिनिस्टर गए प्रेसिडेंट हाउस में, तो उसके बाद पता ही हमें चला कि हुकूमत यही जो रवा हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते में इस तरमीम को ला के पास भी करवा के तो सारा कुछ फ़ारग करना चाहती है। वो कुछ अटक गया मामला, शायद कुछ लोगों ने तजवीज़ दी कि पहले इस पर मुशावरत कर लें फिर आगे चलते हैं। तो अभी भी मेरे ख्याल में 8-10 रोज़ 15 रोज़ से ज़्यादा की ये गेम नहीं है। नंबर्स इनके पास हैं, कर लेंगे। जल्दी इतनी क्यों है? तरमीम आइन के अंदर करने के लिए तो ओपन हाउस डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर लाइव लोगों को दिखाएं, क्योंकि आप फंडामेंटली बहुत कुछ चेंज करने जा रहे हैं। अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत है? इमरजेंसी क्यों है? मेरे ख्याल से एक तो 30 नवंबर को एक रिटायरमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। किसकी हो रही? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह हैं। अच्छा। तो ये एक प्रिज्यूम किया जा रहा है कि इसीलिए जल्दी करनी है ताकि फर्दर अपॉइंटमेंट उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हो सके। और उसमें अगर जजेस की एज ज़्यादा होगी तो जजेस की एज ज़्यादा होगी तो वो ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट होंगे वहाँ पर जाने के लिए। ये अभी एक मतलब ख्याल रही है, इस खबर नहीं है अभी ये। और फिर इसी तरह 243 है जो जिसके अंदर तरमीम की बात की है बिलावल साहब ने कि उसमें भी तरमीम आ रही है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट तरमीम होगी। अब हमें सारी स्पेकुलेशंस हैं, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, ड्राफ्ट सामने आए तो फिर पता चले। इस पे ज़्यादा स्पेकुलेशन ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन द पॉइंट इज़ मलिक साहब कि देखें ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। 25 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, अब वो अफराद नहीं चला सकते, ये इदारों ने चलाना है।
इदारों को हमें मजबूत करना पड़ेगा, हमें निज़ाम इंसाफ जुडिशरी को मजबूत करना पड़ेगा, ना कि उसको सबसर्विएंट एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में कर ले। हमें पार्लियामान को मजबूत करना पड़ेगा, हमें पार्लियामान को वो स्पेस देनी पड़ेगी। सर इसमें एक मेरा सवाल है, मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ, मैं आज तक तसल्ली खुद को भी कन्विंस नहीं कभी कर सका। मैं महसूस करता हूँ कि पार्लियामान को ताकत देने के लिए मैं और आप बाहर से बैठ के सवाल जवाब करके बड़ी अच्छी बातें करके कुछ कह सकते हैं, लेकिन पार्लियामान को अपना इख्तियार खुद असर्ट करके लेना है। जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, अगर वो सब सर्विएंट रहना उनको तरजीह है, क्योंकि उस रहने से उनको वो सामने वाली कुर्सी मिल जाती है, तो फिर इसमें दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई आइन ऐसा नहीं है जो उसको मजबूत कर सकेगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है मलिक साहब कि हम सियासतदान जो है, हमें सिर्फ इक़्तिदार का लालच, इक़्तिदार की ख्वाहिश हर नज़रिया कुर्बान करने के लिए फ़ौरन तैयार कर देती है। हम जब तक स्पेस खुद नहीं लेने की कोशिश करेंगे और अपने प्रिंसिपल्स के साथ नहीं खड़े होंगे, वही मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आज कहाँ हैं? खामोश हैं। आज जब बुनियादी फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज हो रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ इज नो वे टू बी सीन। एक सिंगल स्टेटमेंट उनकी मौजूद नहीं। और आज से 3 साल पहले की उनकी सियासत देखें, उनकी स्टेटमेंट्स देखें, तो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी ये जो 7 बातें की हैं, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि जिस रात ये 27वीं तरमीम पास होनी है, उस रात पीपल्स पार्टी का बयान क्या होना है कि हमने 18वीं तरमीम को बचा लिया, तालीम और पॉपुलेशन वेलफेयर के जो महकमे थे वो अब सूबों के पास ही रहेंगे, हम 18वीं तरमीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन रोती आंखों और रिश्ते कानों के साथ ये बाकी तरमीम पे हम साथ दे रहे हैं हुकूमत। सर वो जो निसाब यकसा करने वाली बात है ना, उस पर भी पीपल्स पार्टी बैक ट्रैक करेगी, तो ये आप तो रखिएगा बैक ट्रैक होगा उस तो। और दूसरा इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी है मलिक साहब इस कॉन्वर्सेशन में कि इंटरनेशनली इस खित्ते के अंदर 2 बड़ी जंगें रहीं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी स्टेट, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप्स जो थी, उनको व्हाइट हाउस के अंदर इंटरटेन किया जाता रहा, वेस्ट उनको सपोर्ट करता रहा, और उसके नतीजे में हमारा जो सिक्योरिटी स्टेट का जो तशख़्ख़ुस है वो फिर मजबूत हुआ। और उसी सिक्योरिटी, अब वेस्ट जो है और बाकी दुनिया, या आप अरब वर्ल्ड ले लें, इवन चाइनीज आप ले लें, वो प्रेफर करते हैं कि 1 विंडो ऑपरेशन। सियासत के अंदर तो फिर बहस होती है, सियासत के अंदर तो आप चीज़ों को परखते हैं। यमन का फैसला आपके सामने मौजूद है, पार्लियामेंट ने नहीं एग्री किया उस वक्त। इसी तरह और कई वाकयात हैं कि जिनके अंदर वो जो पीरियड था 2008 से 2013 तक, जब एक स्पेस अवेलेबल थी पार्लियामेंट के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास, सिविलियन के पास। मुझे सलाला का इंसिडेंट याद है, उस निज़ाम का मैं उस वक्त हिस्सा था, करीब से चीज़ों को देखने का मौका मिला जब हमारे फौजी शहीद हुए अमेरिकन फायरिंग में और बम्बार्डमेंट में। तो पार्लियामेंट खड़ी होगी, उनका कि आप नेटो सप्लाईज उस वक्त तक नहीं बहाल करेंगे जब तक अमेरिका माफी नहीं मांगता। सर लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस वक्त जनरल कियानी ने वो स्पेस आपको खुद से देकर, आपको तकवीत देकर खड़ा किया था। 2008 में परवेज मुशर्रफ साहब की रुखसती सलाला वाले इंसिडेंट की बात कर, उससे पहले भी जी कि 2 शहीद बीबी की शहादत हुई थी, मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल था, और जिस माहौल के अंदर इलेक्शंस हुए थे, एस्टैब्लिशमेंट के पास वो स्पेस ही नहीं बाकी रह गई थी कि वो सिविलियंस को डिक्टेट कर सके। लेकिन फिर भी उस दौर में हमने 1-2 स्कैंडल्स भी देखे, मेमो स्कैंडल हमने देखा। तो द पॉइंट इज कि हम सियासतदान सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं कि जो एंड ऑफ द डे सिर्फ मुल्क को ही नहीं, जमहूरियत को भी नुकसान, जमहूरियत की रूह के मुनाफी होते हैं। वाटर साहब, जो इसका कुछ टाइम फ्रेम भी है जहन में कि कितने दिनों में और कब तक इसको पास करना है 27वीं आईनी तरमीम को? आप कब चाहते हैं? कल सुबह कर ले सर, आपकी मर्जी। कल सुबह से शुरू कर देंगे सर, इस सब महीने से पहले निपटा देंगे, इस महीने के एंड से पहले निपटा देंगे। हाँ निपटा देंगे सर। आपको शौक है, इन्होंने कहा डिबेट करने का, आपने भी कहा वो भी करा देंगे। और बताएं सर, सेनेट के अंदर चंद दिन बहस करवाएंगे और मौलाना फजल रहमान भी ऑन बोर्ड होंगे। काम ही बस सेनेट से शुरू होगा, सेनेट से ही शुरू होगा। हाँ। और सेनेट में अभी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है हुकूमत, हुक्म करें सर, असेंबली में है, आप हुक्म करें, शुरू सेनेट से ही होगा। आप देखें सर, शहबाज तो दोनों का नियम बदल नहीं है। शहबाज साहब इज वन एंड ओनली शहबाज साहब, उन्होंने ट्रंप को भी कहा कि अगर उनकी अल्लाह ने एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल फोरम पे भी करा दी है, चाहे उसके लिए फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर गोल एफएम ने किए हों, ठीक है, तो ठीक है, बुराई तो कोई नहीं है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बिल्कुल सही। तो ये दुनियावी सोच के इक़्तिदार हमेशा रहेगा, इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत से लोग पाकिस्तान में आए, दुनिया भर में आए, वो यही सोचते थे। हमें जो चीज़ सामने रखनी चाहिए वो आवाम की फलाह है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ है, झगड़े ख़त्म करना है, लोगों के अंदर खुशहाली लेकर आना है, रोजगार आप लाए क्या? और वो अथॉरिटेरियन निज़ाम नहीं ला सकता। अच्छा, आप कब ला के दिया? आपकी डेमोक्रेसी थी ना सर, आप इस पार्टी का हिस्सा थे। चलने ही नहीं दी इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने, कौन सी चलने दी? देखिए ना, मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर होता क्या है कि आप
सियासतदानों के हाथ में विक्टिम कार्ड पकड़ा देते हैं। आज इमरान खान साहब के हाथ में विक्टिम कार्ड है, उनकी कारकर्दगी के बारे में कोई सवाल नहीं है, सियासत इशू से दूर जा चुकी है। ये आएगी। एक जमाना था मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में विक्टिम कार्ड था, आप लोगों के हाथ में विक्टिम कार्ड पकड़ाना बंद करें, लोग पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें कि उनका हुक्मरान कौन होगा। जब आप बंद कमरों में ये बैठकर फैसले करते हैं तो फिर पाकिस्तान के लोग अपनी तज़हीक महसूस करते हैं, मुल्क इस तरह नहीं चला करते। आप सियासत को इश्यूज के ऊपर वापस आने दें। ये कि जी 243 के अंदर तरमीम हो जाए, हम अदलिया की आज़ादी खींच लें, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? आप सिर्फ वही काम करें जो आपकी डोमेन है। हर मुल्क का इदारा, चाहे वो अदलिया है, उसने अगर जुडिशल एक्टिविज्म किया, गलत किया। अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट सियासत के अंदर मुदाखलत करती है, गलत करती है। सियासतदान वहां पर जाकर सर झुकाते हैं, गलत करते हैं। अगर मीडिया कॉम्प्रोमाइज होता है, गलत करता है। तो हमें अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो एक चीज जो फंडामेंटली जिस पे हमें एग्री करना पड़ेगा वो ये है कि विल ऑफ द पीपल की जो सैंक्टिटी है उसको हम कभी मलियामेट नहीं करेंगे। सर ये अगर जलसे में तकरीर करा तो मैं सीटियां बजाता।